एक मामूली कलाकार से दुनिया के सबसे प्रभावशाली तानाशाह बनने की रहस्यमयी कहानी। एक कलाकार जिसका ख्वाब टूटने की वजह से दुनिया को सबसे प्रभावशाली तानाशाह का सामना करना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण इंसान जिसकी पहचान कभी सिर्फ एक चित्रकार के तौर पर होनी थी, वो करोड़ों लोगों की मौत का कारण बन सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण युवक ने अपनी पूरी जिंदगी नफरत, शक्ति और विनाश के लिए समर्पित कर दी? ये कहानी है एडोल्फ हिटलर की, एक ऐसा नाम जिसने इतिहास की तस्वीर ही बदल दी। लेकिन सवाल यह है, क्या हिटलर बस एक तानाशाह था या उसके पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जो आज भी सुलझाया नहीं जा सका? इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक नॉर्मल सा आदमी दुनिया के विनाश का कारण बना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव ब्राउनो अम इन में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया एडोल्फ हिटलर। बचपन में यह बच्चा बाकी बच्चों जैसा ही था, मगर उसके अंदर एक सपना था, एक महान कलाकार बनने का। हिटलर का बचपन सामान्य बच्चों जैसा ही था। वह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, जहां पिता का अनुशासन कठोर था और मां का प्यार उसकी जिंदगी की एकमात्र राहत। लेकिन इस साधारण जीवन में एक असाधारण सपना पल रहा था, एक कलाकार बनने का सपना। हिटलर को चित्रकारी का जुनून था। उसे रंगों और रेखाओं से खेलना पसंद था। जब वह जवान हुआ तो उसके मन में यह विश्वास गहराई से बैठ गया कि वह एक महान कलाकार बन सकता है। उसने अपने स्केचेस और पेंटिंग्स तैयार की, जो उस समय के हिसाब से उसकी प्रतिभा का प्रमाण थी। लेकिन क्या वह कला की दुनिया में अपनी पहचान बना पाया? साल 1907 में हिटलर ने वियना के मशहूर एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वियना में दाखिले के लिए आवेदन किया। यह वह क्षण था जिसे वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मानता था। उसने अपनी कला को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया, इस उम्मीद में कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन फिर रिजल्ट आया, रिजेक्टेड। हिटलर के लिए यह खबर किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। उसकी पेंटिंग्स को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उनमें अपर्याप्त कलात्मक प्रतिभा है। खास तौर पर उसके ह्यूमन फिगर्स के ड्राइंग को कमजोर बताया गया। उसकी असफलता यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अगले साल फिर से आवेदन किया और एक बार फिर उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इस रिजेक्शन ने न केवल उसका सपना तोड़ा, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को भी गहराई से प्रभावित किया। वह हताश और टूट चुका था। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसे नकार दिया है। वह इस असफलता को पचा नहीं सका। कला स्कूल में असफलता उसकी आत्मा पर पड़ा एक ऐसा घाव था जिसने उसे अंधेरे की ओर धकेल दिया। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ एक रिजेक्शन था या इसके पीछे छिपा था किस्मत का कोई और खेल? वियना में रहते हुए हिटलर ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू की। वह कला के प्रति अपने जुनून से भटककर उन विचारधाराओं की ओर आकर्षित हो गया जो उसे यह समझाती थीं कि उसकी असफलताओं के लिए दुनिया के कुछ खास समूह जिम्मेदार हैं। इसी दौरान यहूदियों के प्रति उसकी नफरत और कट्टरपंथी विचारधारा ने आकार लेना शुरू किया। फिर 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर ने जर्मन सेना में शामिल होकर अपने अंदर दबी हुई भड़ास को बाहर निकाला। युद्ध के दौरान उसने जर्मनी के लिए अपना प्यार साबित किया, लेकिन फिर जर्मनी हार गया। यह हार हिटलर के लिए व्यक्तिगत अपमान थी। क्या यहीं से उसने अपने बदले की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी? क्या यह हार उसकी जिंदगी के सबसे बड़े तूफान का आगाज थी? 1919 के बाद का जर्मनी गरीबी, बेरोजगारी और निराशा से घिरा हुआ। और यहीं उभरता है हिटलर, जो अपने भाषणों से लोगों के दिलों पर राज करना शुरू करता है। उसने एक सपना दिखाया, जर्मनी को फिर से महान बनाना। लेकिन क्या हिटलर का सपना सच में अपने देश के लिए था, या फिर वो अपनी भूख, सत्ता और ताकत को शांत करने की कोशिश कर रहा था? 1923 में उसने सत्ता हथियाने की पहली कोशिश की, जो नाकाम रही। उसे जेल भेज दिया गया, जहां उसने मैं कैंपफ नामक किताब लिखी, और उसने इस किताब के जरिए अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया। इस बुक में उन्होंने जर्मनी को फिर से एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का सपना दिखाया। बुक में उन्होंने यह तर्क दिया कि
यह समझौता जर्मनी के पतन का कारण बना और इसे हर हाल में खत्म करना चाहिए। इसने उन जर्मनों को अपनी ओर आकर्षित किया जो युद्ध हारने और आर्थिक बदहाली के कारण निराश थे। मैंने काम्पफ में हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी की सभी समस्याओं का मुख्य कारण बताया। उसने यहूदियों को धोखेबाज, धन के लालची और जर्मन समाज के लिए खतरा घोषित किया। उसकी यहूदियों के प्रति नफरत भरी विचारधारा ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया, खासकर उन लोगों को जो उस समय यहूदियों को आर्थिक समस्याओं का कारण मानते थे। हिटलर ने अपनी किताब में आर्य जाति को दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध नस्ल बताया। यह विचार उन जर्मनों को प्रेरित करता था जो खुद को एक श्रेष्ठ जाति मानना चाहते थे। ऐसे बहुत से तर्क उन्होंने अपनी इस किताब में लिखे, जिसको लेकर लोग उसे बहुत मानने लगे। इस लोकप्रियता के चलते वह 1933 में जर्मन का चांसलर बन गया, जिसके बाद उसका असली खेल शुरू हुआ। 1933 के बाद हिटलर ने लोकतंत्र को कुचलते हुए खुद को जर्मनी का तानाशाह घोषित कर दिया। उसने अपने आर्यन जाति के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए यहूदियों को नष्ट करने का अभियान शुरू किया। होलोकॉस्ट इतिहास का सबसे बड़ा और भयावह नरसंहार था, जिसे नाजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंजाम दिया। इस संगठित नरसंहार में 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया और साथ ही लाखों रोमा, विकलांग, समलैंगिक और राजनीतिक विरोधी भी मारे गए। नाजियों ने इसे अंतिम समाधान यानी कि फाइनल सॉल्यूशन कहा। यहूदियों को गेट्टो में कैद किया गया। गेट्टो ऐसी बस्तियां थीं जहां नाजियों ने यहूदियों को जबरन अलग थलग कर रखा था, जहां वे भीड़-भाड़, गरीबी और अमानवीय हालात में रहने को मजबूर थे। कई लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाया गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स नाजियों द्वारा बनाए गए यातना शिविर थे, जहां यहूदियों, रोमा, राजनीतिक विरोधियों और अन्य अवांछित समूहों को कैद किया गया। इन कैंपों में उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया, जबरन मजदूरी करवाई गई और गैस चैम्बरों में सामूहिक रूप से मारा गया। इस भयानक अत्याचार का उद्देश्य आर्य जाति को सर्वोच्च बनाना था। होलोकॉस्ट एक ऐसा अध्याय था जो इंसानियत के अंधकार और नफरत की चरम सीमा को दिखाता था। यह घटना हमें सिखाती है कि नफरत से प्रेरित विचारधारा पूरी मानवता को तबाह कर सकती है। होलोकॉस्ट मानवता का सबसे बड़ा कलंक था, मगर सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ हिटलर की नफरत थी या फिर इसके पीछे और भी गहरे कारण छिपे थे? जर्मनी पर अपना कब्जा पाने के बाद शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध की। यह युद्ध 1 सितंबर 1939 को तब शुरू हुआ जब नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी के इस आक्रमण के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और इससे युद्ध का दायरा बढ़ने लगा। 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, लेकिन सर्दियों के मौसम और सोवियत सेना की मजबूती के कारण वह पूरी तरह से नाकाम रहा। यह जर्मनी के लिए एक बड़ा सैन्य झटका था। इसके साथ ही पश्चिमी मोर्चे पर भी मित्र देशों ने लगातार हमले किए, जिससे जर्मनी को दोनों मोर्चों पर लड़ना पड़ा और उसकी ताकत बिखर गई। 1944 में मित्र देशों ने नॉर्मंडी में, जो फ्रांस का एक समुद्री एरिया है, एक बड़ा आक्रमण किया, जिसे डी-डे कहा जाता है। इस आक्रमण ने जर्मनी के पश्चिमी मोर्चे को कमजोर कर दिया और जर्मनी की हार की दिशा तय कर दी। ब्रिटिश और अमेरिकी वायुसेना ने जर्मनी के बड़े शहरों और औद्योगिक केंद्रों पर बमबारी की, जिससे जर्मन सेना को भारी नुकसान हुआ और युद्ध सामग्री की कमी हो गई। सोवियत सेना ने पूर्वी मोर्चे पर जर्मन सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और अंततः 1945 में बर्लिन में घुसकर जर्मनी की हार की घंटी बजाई। 30 अप्रैल 1945 को जब जर्मनी की हार निश्चित हो गई थी और सोवियत सेना बर्लिन के बहुत करीब थी, हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। लेकिन क्या ये सच में आत्महत्या थी या फिर ये एक और साजिश थी जो आज भी इतिहास के पन्नों में दबी हुई है? कई लोग मानते हैं कि हिटलर मर चुका था, लेकिन कुछ का कहना है कि वह भाग गया था। सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। एडोल्फ हिटलर की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक इंसान के फैसले कितनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या हिटलर वाकई सिर्फ एक तानाशाह था या उसकी कहानी में
कुछ और छिपा है? अपनी राय कमेंट में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह थी हिटलर की कहानी, एक कलाकार, एक तानाशाह और एक रहस्य। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है, शक्ति का गलत इस्तेमाल अंत में सिर्फ विनाश लाता है।